हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इतिहास का पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 53 है और फ्रांसीसी क्रांति का ये भाग 5 है जो कि 12 नवंबर को शेड्यूल किया गया है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे किस तरीके से डायरेक्टरी का शासन जो है वो असफल रहा और फ्रांस में एक नए शासक यानी नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन का उदय और उसके पतन के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1794 से 1799 के बीच में उदार गणतंत्र चला फ्रांस में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। ठीक है, वहाँ पर एक निदेशक मंडल कह लीजिए या डायरेक्टरी कह लीजिए। तो वहाँ पर एक डायरेक्टरी का जो शासन था, यानी कि जो फ्रांस का शासन था, वो एक डायरेक्टरी के हाथ में आ गया, जिसमें सिर्फ 5 सदस्य हुआ करते थे। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला, यानी 4 सालों तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित, कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि जो इस निदेशक मंडल में जो लोग थे, एक तो वो भ्रष्ट थे, अनुभवहीन थे, अयोग्य थे। हालांकि उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। यानी कि ये जो संचालक मंडल था, उनको काफ़ी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उसके सामने फिर भी कुछ न कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई। क्या समस्याएं थी? डायरेक्टरी के लिए युद्ध की समस्या थी। डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अयोग्य थे, अनुभवहीन थे और भ्रष्ट भी थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी भी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेशी नीति भी कमज़ोर होती रही। यहाँ पर साफ तौर पर यह बात की जा रही है कि जिस तरीके से फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आया, तो डायरेक्टरी के शासन में भी फ्रांस में कुछ अच्छा उद्धार नहीं हुआ। अलग अलग तरह की समस्याएं जो हैं डायरेक्टरी के सामने बनी रहीं। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। यानी कि जो अराजकता फैली हुई है, अव्यवस्था फैली हुई है, उसको समेटने के लिए फ्रांस एक ऐसे राजनेता का वेट कर रही थी जो उनको इस चीज़ों से उबार सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, नेपोलियन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो भी फ्रांस में अराजकता फैली हुई है, उसका फ़ायदा उठाकर उसने खुद को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया और डायरेक्टरी के शासन को हमेशा के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांस में प्रजातंत्र हटाकर नेपोलियन दोबारा से राजतंत्र लाता है। लेकिन क्या वो राजतंत्र अच्छा होता है या लुई 16 जैसा ही बुरा? चलिए पढ़ लेते हैं। 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर, यानी कि जब नेपोलियन आया तो वो दोबारा से प्रजातंत्र को हटाकर फ्रांस में उसने राजतंत्र की स्थापना की। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1804 में उसने अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, 1799 में उसने वहाँ पर डायरेक्टरी के शासन का अंत किया, अपने आप को वहाँ का काउंसिल बनाया और फाइनली 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपनी विजयों अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। यानी कि उसने इतनी विजय अभियान किए कि जो यूरोप को उसने काफ़ी हद तक जीत लिया था, तो उसने एक तरीके से पूरा राजनीतिक भूगोल जो है वो बदल दिया था। लेकिन उससे एक गलती हुई। 1812 में रूस पर उसने आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण का माहौल था, तो इस वजह से उसकी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और यहीं से उसका पतन जो है वो शुरू हो गया। यानी कि जो नेपोलियन था उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना भेज दिया गया, वहाँ बंदी बना दिया गया और 1821 में फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं।
नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, सिविल संहिता भी कहते हैं, जो कि 1804 में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों को एक साथ मिलाया गया, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थीं और कुछ नई बातों को शामिल किया गया था, और नेपोलियन ने अपने हिसाब से 1804 में इसे लागू किया और इसलिए इसको नेपोलियन कोड नाम दिया गया। इसमें क्या क्या बातें मुख्यतः कही गई थी? जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार कुछ वर्गों को दिए गए थे उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। धर्म की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की गई तथा कहा गया कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो योग्य हैं उन्हीं को काम दिया जाए। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। ठीक है। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को कानून में जगह दी गई। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। ये सारी चीज़ें नेपोलियन ने अपने काल में की, इसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी कि उसकी जो नेपोलियन कोड था वो इतना अच्छा था कि उसके बारे में उसने खुद उसे अपने विजयों से आगे का दर्जा दिया था। अब चलिए हम यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं? तो पहला जो इसका प्रश्न है वो है डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या समस्याएं थी। तो पहली समस्या थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य भी अयोग्य थे, भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में बेकारी बढ़ी और व्यापार भी ठप हो गया। विदेशी नीति भी कमज़ोर रही। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? ये सारी चीज़ें हुई जब डायरेक्टरी का शासन था। अब अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? तो नेपोलियन ने क्या किया? सबसे पहले 1 नवंबर 1799 में उसने तख्ता पलट करके सत्ता अपने पास रख ली और वहाँ का जो काउंसिल है वो बन गया। उसने नया संविधान लिखा जिसमें वो पहला काउंसिल नियुक्त हुआ। फिर चुनाव हुए, लोगों ने उसे भरपूर समर्थन दिया। उसे 10 सालों के लिए पहला काउंसिल बना दिया गया। 1802 में ही उसने खुद को काउंसिल फॉर लाइफ नियुक्त कर लिया। नेपोलियन अब खुद एक राजा बन गया। 1804 में वहाँ का वो सम्राट बन चुका था जिसके हाथों में बहुत सारी असीमित शक्तियाँ थीं। अब अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? तो 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड या नेपोलियन की संहिता भी बोला जाता है, इसने जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार कुछ वर्गों को दिए गए थे उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया। सेकंड पॉइंट है, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। थर्ड पॉइंट, धर्म की स्वतंत्रता उसने प्रदान की। और चौथा पॉइंट है, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन वाले क्षेत्रों में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? तो हमारे हिसाब से नेपोलियन का जो भी उसने नेपोलियन कोड वो लेके आया, उसमें जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे जो समाप्त किए, ये एक अच्छा कदम था। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता उसने प्रदान की, ये भी बहुत अच्छी बात थी। और तीसरा, कानून के समक्ष सबको समान माना, ये भी बहुत अच्छी बात थी। तो हमारे अनुसार ये 3 बातें ऐसी हैं जो नेपोलियन द्वारा किए गए अच्छे कार्य थे। ये बच्चों वीडियो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।